हेलो फ्रेंड्स, ट्रिकी मैकेनिकल में स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग का पार्ट 3। फ्रेंड्स, हमने पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर ऑलरेडी नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग की बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। इस पर्टिकुलर पार्ट 3 के अंदर हम लोग कवर करेंगे थर्मल एनर्जी मेथड्स को, उसके बाद हम लोग कवर करेंगे केमिकल एनर्जी मेथड्स को, उसके बाद हम लोग कवर करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है, और सबसे लास्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं एब्रेसिव जेट मशीनिंग पे बेस्ड एक क्वेश्चन गेट में आया हुआ है उससे, और उसके बाद हम लोग फिर जाएंगे थर्मल एनर्जी मेथड्स में। फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ऑलरेडी गेट 2016 में आया हुआ है। मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन आपके लिए। इन एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग द वेलोसिटी ऑफ वाटर एट द एग्जिट ऑफ ऑरिफिस बिफोर मिक्सिंग विथ एब्रेसिव इज 800 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वाटर की वेलोसिटी आपको दे रहा है 800 मीटर पर सेकेंड बिफोर मिक्सिंग। उसके आगे पढ़िए, द मास फ्लो रेट ऑफ वाटर इज 3.4 kg पर मिनट। उसके आगे बोल रहा क्वेश्चन, द एब्रेसिव आर एडेड टू द वाटर एट रेट ऑफ 0.06 kg पर मिनट। एब्रेसिव को ऐड कर रहे हैं वाटर में किस रेट से? 0.6 kg पर मिनट से, विथ नेग्लिजिबल वेलोसिटी। नेग्लिजिबल मतलब जीरो वेलोसिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज्यूम दैट एट द एंड ऑफ फोकसिंग ट्यूब एब्रेसिव पार्टिकल्स एंड वाटर कम्स आउट विथ इक्वल वेलोसिटी। ठीक है, इक्वल वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है। कंसिडर दैट देयर इज नो एयर इन द एब्रेसिव वाटर जेट assuming conservation of momentum the velocity of abrasive water jet at the end of focusing tube। फ्रेंड्स, हमने एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग को बहुत अच्छे से सीखा हुआ है, और जो हमारा फोकसिंग लेंस था उससे जो वेलोसिटी निकलेगी इन दोनों के मिक्सअप होने के बाद, यानी जो हमारा एब्रेसिव है और जो हमारा वाटर है, जब ये दोनों मिक्स करके फोकसिंग लेंस से बाहर आएंगे तो उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी होगी इन दोनों के मिक्सचर की, वही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको पढ़ने के बाद लगेगा कि ये कोई एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग का कोई बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के माध्यम से सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आप एग्जाम में देखो, कभी भी अपने मन में निगेटिव ख्याल नहीं लाने हैं कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, इसमें एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग का कोई भी कंसेप्ट नहीं लगाना है। सिंपल आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन बैलेंस करनी है और आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या गिवन है? मास फ्लो रेट ऑफ वाटर गिवन है 3.4 kg पर मिनट। सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ वाटर गिवन है बिफोर मिक्सिंग विथ एब्रेसिव, वेलोसिटी ऑफ वाटर गिवन है 800 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली एब्रेसिव का जो मास फ्लो रेट है वो भी गिवन है। मास फ्लो रेट कितना है? 0.6 kg पर मिनट, और उसकी जो वेलोसिटी थी वो नेग्लिजिबल बोली थी, इसलिए हमने जीरो ले लिया है। तो सिंपल आप लोग बिफोर मिक्सिंग और आफ्टर मिक्सिंग कंजर्वेशन का फॉर्मूला लगा दो। मैंने लिखा हुआ है मास फ्लो रेट ऑफ वाटर इंटू वेलोसिटी ऑफ वाटर प्लस मास फ्लो रेट ऑफ एब्रेसिव इंटू वेलोसिटी ऑफ एब्रेसिव इक्वल्स टू, दोनों क्योंकि मिक्स हो रहे हैं तो क्या हो जाएगा? मास फ्लो रेट ऑफ वाटर प्लस मास फ्लो रेट ऑफ एब्रेसिव इंटू कंबाइंड वेलोसिटी। इन दोनों के मिक्स होने के बाद जो वेलोसिटी होगी उस पर्टिकुलर चीज को हमें कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड्स, ये सारी की सारी वैल्यू आप लोग जब इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे तो अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा 680 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। आपका अगर मैकेनिक्स का ये सिंपल सा कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल भी किसी भी टाइप की एब्रेसिव जेट मशीनिंग से रिलेटेड नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और यहाँ हम लोग कवर करेंगे इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग को। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोग जो मैंने लेफ्ट में डायग्राम बनाया है उसको देखिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास है टॉप पे इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन का काम है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना विद द हेल्प ऑफ टंगस्टन फिलामेंट। ठीक है, और साथ ही साथ इसी इलेक्ट्रॉन गन में लगा हुआ है ग्रिड कप। ग्रिड कप का काम है कि जो भी इलेक्ट्रॉन निकले उसको एनोड की तरफ फोकस करना। तो अब फ्रेंड्स, सबसे लेफ्ट में आप देखो, एक आपको पावर सप्लाई दिख रहा होगा। पावर सप्लाई का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कैथोड से कनेक्टेड है, जिसमें लगी है इलेक्ट्रॉन गन, ग्रिड कप और टंगस्टन फिलामेंट। सिमिलरली इसी पावर सप्लाई का जो पॉजिटिव सोर्स है, या बोलिए पॉजिटिव टर्मिनल है, वो कनेक्टेड है एनोड से। एनोड का क्या काम है? एनोड का काम है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। ठीक है, और फ्रेंड्स, एनोड के नीचे लगा हुआ है डायफ्राम एंड फोकसिंग लेंस। तो डायफ्राम और फोकसिंग लेंस का काम है इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन बीम को अट्रैक्ट करना
और फोकस करना टुवर्ड वर्कपीस। ठीक है, तो अब देखिए फोकसिंग लेंस के नीचे आप आ जाओ, नीचे आपको दिख रहा होगा डिफ्लेक्टर कॉइल। तो नाम से ही आपको क्लियर होगा कि जो भी हमारी बीम आ रही है इलेक्ट्रॉन बीम, उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करना। तो देखिए मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है ए, ठीक है, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे आप देख रहे होगे बीम आई हुई है। ठीक है, अब हमने इस डिफ्लेक्टर कॉइल को एक एंगल लेट से थीटा, यानी कि जो बी हमने एक लाइन खींची है उस पे हमने इसको टिल्ट किया। जो हमारे डिफ्लेक्टर कॉइल है उसको हमने थोड़ा सा टिल्ट किया, जस्ट लाइक मिरर ऑफ योर बाइक। आपका जो बाइक है उसमें जो मिरर रहता है उसको हम लोग टिल्ट करते हैं ना, सेम चीज़ यहाँ भी कर रहे हैं। इस मिरर को हम टिल्ट कर रहे हैं, डिफ्लेक्टर कॉइल को टिल्ट कर रहे हैं, और इसकी हेल्प से हम लोग डिजायर्ड प्लेस पे जो हमारा वर्क पीस है उस पे किसी पर्टिकुलर प्लेस पे हम लोग मशीनिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर ले जाते हैं। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको इस पूरे इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग की वर्किंग समझ में आ गई होगी। लेकिन फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस पूरे इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग में है वो है इसका वैक्यूम चैम्बर। अगर आपका वैक्यूम चैम्बर इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग में नहीं रहेगा तो जो हमारी इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी इतनी एफिशिएंट नहीं रहेगी, या बोलिए इलेक्ट्रॉन के पास वो एनर्जी नहीं रहेगी जिससे वो वर्क पीस पे मशीनिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर सके। तो फ्रेंड्स हमेशा आप लोग याद रखिएगा अपने माइंड में कि जहाँ भी इलेक्ट्रॉन बीम आएगा वहाँ पे आपको एक वैक्यूम चैम्बर लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को डबल स्टार मार करके आप लोग नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन में बहुत बार आया हुआ है वैक्यूम वर्ड। वैक्यूम वर्ड चाहे इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग हो, चाहे आपका इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग हो, हमेशा इलेक्ट्रॉन बीम जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे वैक्यूम चैम्बर को आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रख लो। और एक चीज़ और देखो आप लोग कि मैंने पावर सप्लाई के जस्ट नीचे एक ऑप्टिकल व्यू बनाया है। ऑप्टिकल व्यू का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आप लोग एज अ व्यूअर इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म होते हुए देख सकते हो। तो फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर जो भी हमने मशीनिंग परफॉर्म किया है वो हमने हाई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम से किया है। ठीक है, और जो ये हाई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम हमें मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम चैम्बर होने के कारण ही मिल पा रही है। फ्रेंड्स ऑलरेडी मैंने बताया कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन तो एमिट होंगे और वो हाई वेलोसिटी में तभी रह पाएंगे जब तक आपके पास वैक्यूम चैम्बर है। अगर वैक्यूम चैम्बर नहीं है तो इन इलेक्ट्रॉन बीम की जो वेलोसिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। क्यों रिड्यूस हो जाती है? क्योंकि जो एयर के पार्टिकल हैं, या बोलिए जो एयर है, वो इसके साथ ड्रैग इफेक्ट डालेगी और इसके कारण जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, या बोलिए उनके पास जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी एयर के पास। तो फ्रेंड्स आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी है। अब किस टाइप की एनर्जी का यहाँ इन्वॉल्वमेंट होता है इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग के अंदर? तो टाइप ऑफ एनर्जी है थर्मल एनर्जी। और मटेरियल रिमूवल की बात की जाए तो हमें मालूम है कि जहाँ कहीं भी थर्मल एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा उस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर मटेरियल रिमूवल होगा फ्यूजन एंड वेपराइजेशन के कारण। ठीक है, या बोलिए मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन। तो फ्रेंड्स राइट हैंड साइड में आप देखो मैंने टाइप ऑफ एनर्जी बता दिया, मटेरियल रिमूवल के बारे में बता दिया, और मैंने आपको बोला है कि जितने बार इंपॉर्टेंट लगा सकते हो लगा लो। वैक्यूम चैम्बर वर्ड आपको इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग में भूलना नहीं है, ये बहुत मस्ट है। ठीक है, एप्लीकेशंस की बात करते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस की थी कि जो हम लेदर के शूज़ पहनते हैं वो इतने कंफर्टेबली हम लोग इसलिए पहन पा रहे हैं क्योंकि उस लेदर के अंदर बहुत माइन्यूट होल्स हम लोग क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल बता दो इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग का, तो आप लोग इसका एग्जांपल दे सकते हो। ठीक फ्रेंड्स, अगर लेदर के अंदर हम लोग स्मॉल होल्स नहीं क्रिएट करेंगे, जो माइन्यूट होल हम क्रिएट कर रहे हैं वो अगर नहीं करेंगे तो लेदर को पहनना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, विदर शूज़ हों विदर आपके जैकेट्स हों। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। सिमिलरली फ्रेंड्स हमारे एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में, फिर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इसका बहुत ही वर्सटाइल यूज़ है। ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। और अगर आपको फाइन ड्रिलिंग होल करना है, बहुत ही फाइन आपको होल करना है किसी पर्टिकुलर जॉब के अंदर, तो वहाँ पे भी यूज हम लोग इसका कर सकते हैं। और कितने साइज तक का होल? लेस देन 50 माइक्रोमीटर तक का। ठीक है, अगर आपको 50 माइक्रोमीटर तक का डीप होल क्रिएट करना है तो वहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोसेस का आप लोग यूज कर सकते हो। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग हम लोग हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन से, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, इन पे भी आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इतनी ही चीज़ें आपको पता होनी बहुत ज़रूरी हैं। और इसमें भी जो एप्लीकेशंस हैं उसमें लेदर वाला आप लोग एग्जाम्पल याद रखना, कभी भी इंटरव्यू में जाओगे तो वहाँ हेल्प हो जाएगी। ठीक है,
तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग के लिमिटेशन की। लिमिटेशन जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन में यहीं से सारी चीज़ें कोरिलेट की जाती हैं। तो सबसे पहला जो लिमिटेशन है वो है हाई इक्विपमेंट कॉस्ट, सिमिलरली सेकंड है लो मटेरियल रिमूवल रेट और तीसरा है हाई स्किल ऑपरेटर नीडेड। तो फ्रेंड्स ये तीनों की तीनों जो आपकी लिमिटेशन है वो मोस्ट ऑफ द NTMM प्रोसेस के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इक्विपमेंट कॉस्ट बहुत हाई होती है। अगर आपको मास प्रोडक्शन नहीं करना है या कोई हाई वैल्यू प्रोडक्शन नहीं करना है तब तक आप लोग इस पर्टिकुलर प्रोसेस का यूज नहीं करते हो क्योंकि कॉस्ट बहुत होती है। सिमिलरली मटेरियल रिमूवल रेट बहुत कम होता है और स्किल ऑफ ऑपरेटर की अगर बात की जाए तो वो भी बहुत हाई चाहिए होती है। सिमिलरली फ्रेंड्स ये जो हमारा EBM प्रोसेस है उसके अंदर हम लोग परफेक्ट सिलेंड्रिकल होल नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। फिर पांचवें पॉइंट पे आ जाओ। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग के अंदर हम लोग वैक्यूम चैम्बर का यूज करते हैं। तो जब आपको पता है कि आपको एक वैक्यूम चैम्बर लगाना है तो इसके कारण क्या होगा कि जो हमारा वर्क साइज है यानी जो हम वर्क पीस जिसके ऊपर EBM प्रोसेस को परफॉर्म करने वाले हैं उसका एक लिमिटेशन हो जाता है कि भाई हम एक पर्टिकुलर लेंथ तक के ऑब्जेक्ट का ही हम लोग मशीनिंग कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा आपका वर्क पीस हो जाएगा या बोलिए जितना लंबा आपका वर्क पीस हो जाएगा उतना ही बड़ा आपका वैक्यूम चैम्बर का साइज होता जाएगा। तो इसलिए एक वर्क पीस साइज की लिमिटेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी लिमिटेशंस हमें याद रहेंगी। अब हम लोग बात करते हैं एडवांटेज की। तो एडवांटेज ये है इस प्रोसेस का कि यहाँ पे टूल वियर बहुत लो होता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग और अब्रेसिव जेट मशीनिंग के अंदर बहुत ही हाई टूल वियर होता था, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोसेस में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलमोस्ट जितने भी NTMM प्रोसेस होंगे वहाँ पे टूल वियर लो रहता है एक्सेप्ट आपका अल्ट्रासोनिक एंड एब्रेसिव जेट मशीनिंग। फ्रेंड्स ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ इन सब चीज़ों को आप लोग नोट डाउन करते हुए चलो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके बहुत काम आएंगी। तो फ्रेंड्स अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ लिखा हुआ है वेरी स्मॉल होल कैन बी मशीन्ड इन एवरी टाइप ऑफ मटेरियल विथ हाई एक्यूरेसी। तो हर टाइप के मटेरियल के अंदर अगर आपको कोई स्मॉल होल बनाना है और उसकी एक्यूरेसी आपको हाई चाहिए तो वहाँ पे आप लोग इस पर्टिकुलर प्रोसेस का यूज कर सकते हो। सिमिलरली फ्रेंड्स तीसरे पॉइंट पे आ जाओ। मैंने लिखा हुआ है नो फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो रहा है आप देख पा रहे थे पूरे डायग्राम के अंदर कि जो हमारा वर्क पीस है और जो हमारा टूल है उनके बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। जैसा कि हम लोग ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड में पढ़ते थे कि जो हमारा टूल था वो वर्क पीस के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता था, लेकिन जितने भी NTMM प्रोसेस होते हैं उनमें डायरेक्ट या बोलिए फिजिकल कांटेक्ट टूल और वर्क पीस का नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है। इलेक्ट्रॉन बीम कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है टूल और वर्क का। बेसिकली क्या है, टूल और वर्क पीस के बीच में एक डिफरेंट मीडियम है जो इस मशीनिंग प्रोसेस को परफॉर्म कर रहा है, और वो मीडियम कौन सा है, वो मीडियम है इलेक्ट्रॉन बीम। फ्रेंड्स आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और यहाँ हम लोग कवर करने वाले हैं लेज़र बीम मशीनिंग को। तो फ्रेंड्स आपको नाम से ही क्लियर होगा, यहाँ पे मशीनिंग प्रोसेस के अंदर हम लोग हाई एनर्जी लेज़र बीम का यूज करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि लेज़र बीम जो मोस्टली इन लेज़र बीम मशीनिंग प्रोसेस में यूज होती है वो होती है CO2 लेज़र, ठीक है। बेसिकली दो टाइप की लेज़र होती हैं, आपकी सॉलिड स्टेट लेज़र और गैसियस लेज़र। तो गैसियस लेज़र के अंदर हम लोग यूज करते हैं CO2 लेज़र को, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, आपको इंटरव्यू में काम आएगी। टाइप ऑफ एनर्जी की बात की जाए तो यहाँ पे थर्मल एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होता है, ये हम लोग ऑलरेडी स्लाइड 1 में सीख चुके हैं, या बोलिए पार्ट 1 में हम लोग सीख चुके हैं। सिमिलरली मटेरियल रिमूवल की बात की जाए तो यहाँ पे फ्यूजन एंड वेपराइजेशन प्रोसेस होता है, या फिर आप इसको बोल सकते हो मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन, ठीक है। तो दोनों चीज़ आप लोग याद रखना। एप्लीकेशंस की बात की जाए तो जो भी स्मॉल होल्स क्रिएट करना होता है 0.005 mm डाया के होल्स, आप सोचो कि जो आपके पास स्केल रहता है उसमें जो मिनिमम डायमेंशन हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं या देख सकते हैं वो होती है 1 mm। तो आप देखो यहाँ पे कितना माइन्यूट होल क्रिएट कर रहा है, 0.005 mm डाया का, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिमिलरली फ्रेंड्स हम लोग लेज़र बीम मशीनिंग का यूज कर सकते हैं डीप होल को प्रोड्यूस करने में। साथ ही साथ जो जेट इंजन्स की ब्लेड्स होती हैं उनमें बहुत ही माइन्यूट होल्स हम लोग क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेज़र बीम मशीनिंग, सो दैट वहाँ पे हमको कूलिंग इफेक्ट मिल सके, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा कि जेट इंजन की जो ब्लेड्स होती हैं उनमें कूलिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग माइन्यूट होल्स क्रिएट करते हैं, और वो जो होल्स हैं वो हम लोग लेज़र बीम मशीनिंग से करते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग लेज़र का फुल फॉर्म ऑलरेडी जानते होंगे, लाइट एम्प्लीफिकेशन।
स्टिमुलेटेड एमिटेड रेडिएशन, ठीक है। और लेजर किस कंसेप्ट पे काम करता है? देखिए, हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको जब हम एनर्जी देना चालू करते हैं या बोलिए हीटअप करना चालू करते हैं, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है वो अपना लोअर लेवल या बोलिए लोअर स्टेट को छोड़ करके हायर स्टेट की तरफ स्विच करने लग जाता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे जैसे एनर्जी देते जाएंगे वो हायर स्टेट की तरफ स्विच करता जाएगा। आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में जो मैंने डायग्राम बनाया है लो लेवल से हाई लेवल, उसमें देखो इलेक्ट्रॉन स्विच करता जा रहा है लो लेवल से और पहुंच जा रहा है हायर लेवल पे, ठीक है। और फ्रेंड्स, जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपना लोअर लेवल छोड़ करके हायर लेवल की तरफ स्विच करता है तो वो अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। वो अनस्टेबल हो जाएगा। फिर जैसे ही हायर लेवल पे एनर्जी मिलना बंद होगी तो वो क्या करेगा, वो फिर से, क्योंकि अनस्टेबल है तो वो अपने पुराने स्टेट को यानी जो लोअर लेवल था उस पर आने की कोशिश करेगा या बोलिए उस पर आएगा। तो इस दौरान या बोलिए इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो एक एनर्जी को रिलीज करता है, एनर्जी बोल लीजिए या बोलिए ग्रुप ऑफ फोटॉन्स को रिलीज करता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं लेज़र, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, लेज़र जो होता है वो एक विजिबल फॉर्म ऑफ लाइट है, ठीक है। फ्रेंड्स, हम लोग को लेज़र अच्छे से समझ में आ गया। अब जो राइट हैंड साइड में मैंने बड़ा सा डायग्राम बनाया उसको देखो। सबसे नीचे फिक्सचर है, फिक्सचर के ऊपर वर्कपीस है, और इसी वर्कपीस के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें मशीनिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, ठीक है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फिक्सचर लगाया है उसका मेन पर्पस क्या होता है? फिक्सचर का मेन पर्पस होता है वर्कपीस को होल्ड करना, ठीक है। ये ऑलरेडी हमने पार्ट 2 में बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। और देखिए, आप लोग अब जस्ट वर्क पीस के ऊपर देखो एक फोकसिंग लेंस है। फोकसिंग लेंस के नाम से ही आपको क्लियर होगा कि जो भी लेज़र बीम आ रही होगी उसको फोकस करना है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे। कहाँ पे? वर्क पीस पे, ठीक है। अब आप लोग जो मैंने रेड कलर का ब्लॉक बनाया हुआ है इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर उसको देखो। तो देखिए, अंदर में मिडिल में है आपका एक रूबी क्रिस्टल, ठीक है। रूबी क्रिस्टल का क्या काम है? लेज़र को जनरेट करना, ठीक है। और इस रूबी क्रिस्टल के अंदर हम लोग डोपिंग करते हैं क्रोमियम ऑक्साइड की, ठीक। क्रोमियम ऑक्साइड की डोपिंग करते हैं, और क्रोमियम ऑक्साइड को जैसे ही एनर्जी मिलेगी, हायर एनर्जी मिलेगी, वो अपना जो लोअर स्टेट है उसको छोड़ करके हायर स्टेट पे जाएगा, और हायर स्टेट पे जैसे ही जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होने के कारण वो लेज़र को या बोलिए ग्रुप ऑफ फोटॉन्स को रिलीज करेगा जो कि विजिबल फॉर्म ऑफ लाइट है, और वही होती है हमारी लेज़र, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो रूबी क्रिस्टल है उसमें लेज़र जनरेट क्यों हो रही है। इसलिए हो रही है क्योंकि इस रूबी क्रिस्टल के अंदर हम लोग ने डोपिंग की हुई है क्रोमियम ऑक्साइड की, और वही जो डोपिंग है इस लेज़र को क्रिएट करने में हेल्प करती है, ठीक है। अब आप देखो, इसी रूबी क्रिस्टल में जो सबसे टॉप में ब्लैक कलर का मैंने शेडेड किया है एरिया, वो है टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम है कि जो भी लेज़र यहाँ जनरेट हुई वो यहाँ से क्रॉस ना कर सके, ठीक है। सिमिलरली फ्रेंड्स, रूबी क्रिस्टल का जो दूसरा एंड है जो मैंने रेड कलर से मार्क किया हुआ है, आप देखो मैंने रेड कलर के स्केच से फिलअप किया हुआ एरिया, वो क्या है? वो है पार्शली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पार्शली रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सिर्फ इतना सा पर्पस होता है कि जो भी हमारी लेज़र जनरेट हो रही है वो पार्शली रिफ्लेक्ट हो सके इस PRS से, यानी कि पार्शली रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, ठीक है। बेसिकली यहीं से आपकी लेज़र निकल रही है, और निकल भी इसलिए पा रही है क्योंकि यहाँ पे पार्शली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। आई थिंक समझ में आ गया है। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग रूबी क्रिस्टल के लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे जो एक रेक्टेंगुलर प्लेट दिख रही होगी, आपको एक रेक्टेंगुलर प्लेट दिख रही होगी, वो है आपकी जिनॉन लैम्प। जिनॉन लैम्प का क्या काम है? तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग जैसे ही जिनॉन लैम्प पे पावर सप्लाई देंगे तो वैसे ही ये जिनॉन लैम्प एक फॉर्म की एनर्जी को एमिट करेंगे। कौन सी एनर्जी? लाइट एनर्जी, ठीक है। ये लाइट प्रोवाइड करेंगे, लैम्प का काम ही होता है लाइट प्रोवाइड करना। सिमिलरली यहाँ जिनॉन लैम्प हमने लगाया है सो दैट लाइट एनर्जी हमारी रूबी क्रिस्टल पे जा सके, और रूबी क्रिस्टल के अंदर हमने डोपिंग की थी क्रोमियम ऑक्साइड की, तो उसी के कारण जैसे ही रूबी क्रिस्टल के अंदर आपकी ये लाइट एनर्जी मिलेगी, वैसे ही हमारी जो क्रोमियम ऑक्साइड है वो लोअर स्टेट से पहुंचेगी हायर स्टेट पे, और इससे ग्रुप ऑफ फोटॉन्स, ग्रुप ऑफ एनर्जी रिलीज होगी विच इज विजुअल फॉर्म ऑफ लाइट, और इसको हम लोग फोकस कर रहे हैं वर्क पीस पे, डिजायर्ड प्लेस पे। जिस पर्टिकुलर प्लेस पे हमें मशीनिंग परफॉर्म करना है उस पर्टिकुलर पे हम लोग इस लेज़र बीम को फोकस करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोकस लेंस, और हमको डिजायर्ड मशीनिंग मिल जाती है। फ्रेंड्स, आई थिंक लेज़र बीम मशीनिंग की जो वर्किंग है इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि लेज़र मोस्टली हम लोग CO2 लेज़र का यूज करते हैं, ये चीज़ आप पता रखिए क्योंकि इंटरव्यू में कई बार आपसे पूछ लेता है, ठीक है।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर स्लाइड में सबसे टॉप पे मैंने लिखा है इनसाइड रूबी क्रिस्टल इम्प्योरिटी एटम। इम्प्योरिटी एटम बोल लीजिए या डोपिंग बोल लीजिए, किसकी करते हैं? क्रोमियम ऑक्साइड की। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं टीआरएस या बोलिए एफआरएस, टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस या बोलिए फुल्ली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ऑलरेडी हमने देखा था रूबी क्रिस्टल में सबसे टॉप पे लगा था आपका टीआरएस। सिमिलरली फ्रेंड्स, रूबी क्रिस्टल के बॉटम में लगा था हमारा पीआरएस, जहां से हमारी लेजर बीम निकल रही थी। पीआरएस का फुल फॉर्म क्या था? पार्सली रिफ्लेक्टेड सरफेस। क्योंकि ये जो सरफेस थी वो पार्सली रिफ्लेक्टेड थी, इसी कारण से यहाँ पे लेजर बीम एमिट हो पा रही थी। ठीक है। और फ्रेंड्स, फोकसिंग लेंस का हमने यूज किया था फोकस करने के लिए। और जो यहाँ पे मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो बेसिकली किस फॉर्म में हो रहा है? मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन फॉर्म में। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं लिमिटेशन की। तो सबसे पहली लिमिटेशन है हाई इनिशियल कॉस्ट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। ये ऑलरेडी हम लोग ऑलमोस्ट सारे एनटीएमएम प्रोसेस के अंदर देखते हैं। दूसरे पॉइंट पे आते हैं नॉट एफिशिएंट प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लोग डबल स्टार मार्क कर लो। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि जो लेजर बीम मशीनिंग प्रोसेस होता है ये एक इनएफिशिएंट प्रोसेस है। ठीक है। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हमको 30 वॉट लेजर क्रिएट करना है, 30 वॉट का लेजर क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें एटलीस्ट 100 वॉट का पावर सप्लाई नीड होगा। तो आप सोचो 30 वाट को क्रिएट करने के लिए हमें कितना ढेर सारा पावर सप्लाई नीड होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस पर्टिकुलर पॉइंट को अपने माइंड में हमेशा स्टोर करके रखिएगा कि जो हमारा लेजर बीम मशीनिंग प्रोसेस होता है वो हाईली इनएफिशिएंट प्रोसेस है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो देखिए फ्रेंड्स, तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो भी हमारे लेजर बीम मशीनिंग मेथड होता है उससे वर्क पीस के ऊपर थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। तो हम उन वर्क पीस के ऊपर इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते जो लोग हीट सेंसिटिव मटेरियल होते हैं। ठीक है। जो भी हमारे हीट सेंसिटिव मटेरियल होंगे या बोलिए जो भी हीट रेजिस्टेंट मटेरियल नहीं होंगे, उनके ऊपर हम लोग लेजर बीम मशीनिंग प्रोसेस को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम ग्लास फाइबर लैमिनेट। ठीक है। एक टाइप का कंपोजिट मटेरियल है जिसपे हम लोग लेजर बीम मशीनिंग प्रोसेस को परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि लेजर बीम मशीनिंग प्रोसेस के अंदर थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं वर्क पीस में। ठीक है। अब बात करते हैं एडवांटेज की। तो देखिए, सिमिलरली जैसे मैंने बताया एनटीएमएम प्रोसेस के अंदर कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं रहता है टूल और वर्क पीस के बीच में, सेम चीज लिखी हुई है। और दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि जो हमारा वर्क पीस होता है यहाँ पे कंडक्टिव होना जरूरी नहीं है। जब हम लोग ईडीएम ईसीएम प्रोसेस पढ़ेंगे वहाँ पे वर्क पीस का कंडक्टिव होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी लिमिटेशन नहीं होती है। तो ये एक टाइप का एडवांटेज है। ठीक है। और फ्रेंड्स, आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो हमारे लेज़र बीम मशीनिंग होते हैं उसके हेल्प से हम लोग माइक्रो होल्स क्रिएट कर पाते हैं। माइक्रो होल्स क्रिएट कर पाएंगे। और अगर बात की जाए स्मॉलेस्ट होल की या बोलिए लोवेस्ट मटेरियल रिमूवल रेट की अगर बात की जाए, तो वो सबसे लोवेस्ट मिलता है हमारा लेज़र बीम मशीनिंग से। इस चीज़ को डबल स्टार मार्क करके नोट डाउन कर लो कि लेज़र बीम मशीनिंग प्रोसेस के अंदर हमको लोवेस्ट मटेरियल रिमूवल रेट मिलता है। और लेज़र बीम मशीनिंग प्रोसेस से हम लोग किसी भी कंपोनेंट के अंदर माइक्रो होल्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। ये दोनों पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लेना। और अगर बात की जाए लोवेस्ट मटेरियल रिमूवल रेट, तो होगा लेज़र बीम मशीनिंग। और लेज़र बीम से जस्ट ऊपर कौन रहेगा? लेज़र बीम से जस्ट ऊपर कौन रहेगा? बहुत आसानी से आप बता सकते हो, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग। ठीक है। लेजर से जस्ट ऊपर रहेगा इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग। फॉर व्हाट? फॉर लोवेस्ट मटेरियल रिमूवल रेट। ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए, अब हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा आर्क मशीनिंग की। तो यहाँ पे मशीनिंग ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा। और प्लाज्मा को जनरेट कौन करेगा? आर्क। ठीक है। ऐसे ही इस चीज को याद रखिएगा, हमेशा आपके माइंड में स्टोर रहेगी। क्या हो रहा है? यहाँ पे मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है किससे? विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा को जनरेट कौन कर रहा है? आर्क कर रही है। ठीक है। आर्क जनरेट करेगा प्लाज्मा को और प्लाज्मा परफॉर्म करेगा मशीनिंग ऑपरेशन को। ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग सबसे टॉप पे देखो, मैंने लिखा हुआ है प्लाज्मा जनरेटेड ड्यू टू आर्क इज यूज्ड फॉर मशीनिंग। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। फिर टाइप ऑफ एनर्जी थर्मल एनर्जी होती है, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। मटेरियल रिमूवल, फ्यूजन एंड वेपराइजेशन, या फिर मेल्टिंग एंड वेपराइजेशन। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि प्लाज्मा फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर है। कैसे? सबसे पहले सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैसियस फेज। और गैसियस फेज को जब हम लोग हीटअप करते हैं और अराउंड 5500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचते हैं,
तो हमारी गैसेस आयनाइज्ड हो जाती हैं। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे गैस में आयनाइजेशन प्रोसेस बहुत ईजिली परफॉर्म होगी, ठीक है। और इन्हीं जो गैसियस फॉर्म है जो आयनाइज्ड हो गई हैं, इसी आयनाइज्ड फॉर्म को ही हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। फ्रेंड्स इस चीज़ को अच्छे से याद रखिएगा। अब फ्रेंड्स आप लोग राइट हैंड साइड में जो मैंने डायग्राम बनाया उसको देखो। सबसे मिडिल में आपको दिख रही होगी एक रेड कलर की इलेक्ट्रोड, उसको हम बोलते हैं टंगस्टन इलेक्ट्रोड, ठीक है। और वो टंगस्टन इलेक्ट्रोड आप देखो सबसे टॉप पे टंगस्टन इलेक्ट्रोड के तो एक ग्रीन कलर की लाइन दिख रही होगी, तो वो लाइन जाके कनेक्ट हो रही है डीसी पावर सोर्स में और डीसी पावर सोर्स के निगेटिव टर्मिनल में, ठीक है। और डीसी पावर सोर्स का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कनेक्टेड है हमारा वर्क पीस पे, उस वर्क पीस पे जहाँ पे हमको मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब आप लोग टंगस्टन इलेक्ट्रोड के जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट में जो मैंने पिंक कलर के नोजल्स बनाए हैं, बेसिकली वो हैं आपके वाटर कूल्ड नोजल्स। इनका क्या काम होता है, देखिए हम लोग गैसेस को आयनाइज्ड कर रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। और वो आयनाइजेशन प्रोसेस कहाँ हो रहा है, वो आयनाइजेशन प्रोसेस हो रहा है आपका टंगस्टन इलेक्ट्रोड के जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट में जो गैसेस हैं उनको देखो। तो फ्रेंड्स यही गैसेस हमारी आयनाइज्ड हो जाती हैं जब हम लोग हाई टेम्परेचर क्रिएट करते हैं। तो प्लाज्मा है वो ऑलरेडी बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है और जस्ट टंगस्टन इलेक्ट्रोड के बगल में इतनी हाई टेम्परेचर रहेगा तो हमारा टंगस्टन इलेक्ट्रोड मेल्ट डाउन हो सकता है। तो इसी प्रोसेस को ईजिली परफॉर्म करने के लिए हमको कूलिंग इफेक्ट देना पड़ता है, तो इसके लिए हम लोग लगाते हैं कूलिंग नोजल्स, ठीक है। तो जो पिंक कलर के नोजल्स दिख रहे हैं वो हैं आपके कूलिंग नोजल्स, या फिर आप बोल सकते हो वाटर कूल्ड नोजल। फ्रेंड्स अब आप लोग इसी डायग्राम में सबसे आउटर मोस्ट जो मैंने नोजल्स बनाए हैं उनको देखो। वो नोजल्स हैं सील्ड गैस नोजल। सील्ड गैस का क्या फंक्शन होता है हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो हमारा वर्किंग एरिया होता है वहाँ पे एयर ट्रैप ना हो पाए या एयर की एंट्री ना हो पाए, तो इसीलिए हम लोग सील्ड गैस को प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली बहुत ढेर सारे फंक्शन हैं हमारे सील्ड गैसेस के, जब हम लोग वेल्डिंग कवर करेंगे वहाँ पे समझेंगे, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लो सील्ड गैस का काम है कि एटमॉस्फेरिक जो गैसेस हैं उनको वर्क पीस पे ना आने दिया जाए, तो इसीलिए हम लोग सील्ड गैस का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स अब आप लोग देखिए कि जो हमारा सील्ड गैस नोजल है और जो हमारे वाटर कूल्ड नोजल हैं उनके बीच का जो स्पेस है वहाँ से हम लोग सील्डिंग गैस को प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली जो हमारा टंगस्टन इलेक्ट्रोड है और जो हमारा वाटर कूल्ड नोजल है, यानी कि जो पिंक कलर का नोजल है वो है हमारा वाटर कूल्ड नोजल और जो रेड कलर का इलेक्ट्रोड है वो है हमारा टंगस्टन इलेक्ट्रोड। तो टंगस्टन इलेक्ट्रोड और वाटर कूल्ड नोजल के बीच में हम लोग प्रोवाइड करते हैं प्लाज्मा गैसेस को। जिस पर्टिकुलर गैस का हमें प्लाज्मा फॉर्म यूज करना है अपने वर्क पीस में, उन गैसेस को हम लोग इन दोनों के स्पेस में प्रोवाइड करते हैं। फ्रेंड्स आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं वर्किंग की। तो सबसे पहले हम लोग पावर सोर्स ऑन करते हैं, पावर सप्लाई ऑन करते हैं और हमारा जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड है वो है निगेटिव और जो हमारा वर्क पीस है वो है पॉजिटिव। हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है निगेटिव टू पॉजिटिव। तो जैसे ही हम लोग पावर सोर्स ऑन करेंगे तो यहाँ पे एक आर्क जनरेट हो जाएगी, जो हमारा पॉजिटिव और निगेटिव में वोल्टेज डिफरेंस आ रहा है उसके चलते हमारी आर्क का जनरेशन होगा और उसी आर्क का हम लोग यूज करके जो गैसेस हमने वाटर कूल्ड नोजल और टंगस्टन इलेक्ट्रोड के बीच में प्रोवाइड की हैं उनको हम लोग आयनाइज्ड कर देते हैं। और आयनाइज्ड जो हमारी गैसेस हैं उनको कंस्ट्रेंट कर देते हैं ये हमारे नोजल्स, और इन्हीं कंस्ट्रेंट प्लाज्मा को हम लोग यूज करते हैं फॉर मशीनिंग ऑपरेशन या बोल लीजिए फॉर कटिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो भी हमारी गैसेस हैं उनको हम लोग आयनाइज्ड कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पे और इन्हीं आयनाइज्ड गैसेस को हम लोग फोकस कर रहे हैं टुवर्ड वर्क पीस विद द हेल्प ऑफ नोजल्स। फ्रेंड्स आई थिंक आपको इसकी वर्किंग बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो देखिए फ्रेंड्स आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन सी प्लाज्मा गैसेस का हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं आप लोग को कि जो वर्क पीस हम लोग चूज़ करते हैं जिस पे हमें मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लाज्मा गैस को सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एल्युमिनियम की बात की जाए तो वहाँ पे हम लोग प्लाज्मा गैस के फॉर्म में यूज करते हैं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और आर्गन का। सिमिलरली अगर स्टील और कास्ट आयरन की आप बात करोगे तो वहाँ पे हम लोग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का सिर्फ यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कौन सा वर्क पीस आप यूज कर रहे हो, उस बेसिस पे आप लोग प्लाज्मा गैसेस को प्रोवाइड करोगे, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया है। अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशंस की। तो सबसे ज़्यादा अगर प्लाज्मा आर्क मशीनिंग का कहीं यूज होता है वो है आपकी पाइपिंग इंडस्ट्री।
पाइप्स को बेवल शेप में कट करके और वेल्डिंग करा जाए तो उसके लिए हम लोग को यूज करना होता है प्लाज्मा आर्क मशीनिंग का। क्यों? क्योंकि हम लोग पाइप्स को बेवल शेप्स में कट करते हैं और बेवल शेप्स में कट करने के बाद हम लोग उसको एडअप करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग बेवल शेप्स अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आप लोग बेवल गियर का डायग्राम याद कर लो। बेवल गियर आपको याद होगा कैसे होता है, एक परपेंडिकुलर टाइप का बेवल गियर आपको दिखता होगा, तो वही चीज़ है। इस टाइप के जो शेप्स होते हैं पाइप्स में कट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्लाज्मा आर्क मशीनिंग का। सिमिलरली इस पर्टिकुलर प्रोसेस का यूज हम लोग मेटल फैब्रिकेशन इंडस्ट्री में बहुत करते हैं फॉर कटिंग डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स। फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए यहाँ हम लोग बात करते हैं लिमिटेशन की। तो जो भी हमारा प्लाज्मा आर्क कटिंग होता है वो 50 mm थिकनेस कट कर सकता है किसी प्लेट की, और एयर के अंदर, ठीक है, एयर के अंदर मैक्सिमम 50 mm थिकनेस हम लोग कटिंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर बहुत ढेर सारी नॉइज़ जनरेट होती है, ठीक है। तो ये एक टाइप की प्रॉब्लम है जब हम लोग एयर में कटिंग प्रोसेस परफॉर्म कर रहे होते हैं। जो भी प्लाज्मा आर्क कटिंग जब हम लोग एयर में परफॉर्म कर रहे होते हैं तो यहाँ पे बहुत ही हाई नॉइज़ जनरेट होती है। सिमिलरली प्लाज्मा है, आप जान रहे हो कि बहुत ज़्यादा फ्यूम्स जनरेट होगी। प्लाज्मा आप जानते हो कितना हाई टेम्परेचर पे है, तो इससे बहुत ढेर सारी फ्यूम्स जनरेट होंगी। तो ये भी एक लिमिटेशन है या बोलिए एक डिसएडवांटेज है इस प्रोसेस का कि यहाँ पे हाई फ्यूम्स जनरेट होती हैं एयर के अंदर। सिमिलरली हमको आर्क की जो ग्लेयर है, आर्क की जो चमक होती है वो हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है, तो इसके लिए हमको स्पेशल प्रोटेक्शन लेना पड़ता है। तो ये भी एक टाइप की हमारी लिमिटेशन है। सिमिलरली हाई कॉस्ट, तो ऑलमोस्ट जितने भी एनटीएमएम प्रोसेस होते हैं उनमें कॉस्टिंग बहुत हाई रहती है। तो सारे के सारे एनटीएमएम प्रोसेस की ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। अब हम लोग बात करते हैं एडवांटेज की। तो इन प्रोसेस को, यानी जो भी प्लाज्मा आर्क कटिंग है, इसका यूज हम लोग डिफरेंट वैरायटी ऑफ मटेरियल्स पे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ मेटल नहीं बोल रहा हूँ, मैं मटेरियल्स बोल रहा हूँ। इस चीज़ को समझिए, मेटल, नॉन मेटल, कंपोजिट, ग्लास, ये सारी चीज़ें मटेरियल्स के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस हम लोग डिफरेंट वैरायटी ऑफ रेंज पे करते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे हम लोग हाई क्वालिटी एज कट कर सकते हैं, ठीक है। हमने ऑलरेडी बात की थी कि पाइप को हम लोग बेवल शेप्स में कट करते हैं, तो आप, और साथ ही साथ जो भी हमारे फैब्रिकेशन इंडस्ट्री है उसमें डिफरेंट शेप्स को कट करने के लिए यूज होता है। तो इस चीज़ से आप लोग याद रखिएगा कि जो हमारी प्लाज्मा आर्क मशीनिंग है वहाँ पे हम लोग हाई क्वालिटी एज को कट कर सकते हैं। सिमिलरली तीसरा एडवांटेज ये है कि अगर हम लोग इस पर्टिकुलर प्रोसेस को अंडर वाटर परफॉर्म करेंगे, जैसे हम अभी तक बात कर रहे थे एयर में परफॉर्म करते हैं तो नॉइज जनरेट होती है, फिर फ्यूम बहुत हाई रहता है, वैसे अगर इसी प्रोसेस को एयर में परफॉर्म ना करके वाटर के अंदर जाके परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पे फ्यूम जनरेशन काफ़ी कम होता है, ठीक है। तो ये भी एक टाइप की एडवांटेज है। सिमिलरली लास्ट पॉइंट पे आ जाओ, यहाँ लिखा मैंने हाई क्वालिटी कट एज कैन बी अचीव्ड। तो हाई क्वालिटी का यहाँ पे कट्स हम लोग अचीव कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, ये हो गई बात हमारे प्लाज्मा आर्क मशीनिंग की। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल मशीनिंग की। तो नाम से ही क्लियर है कि जो भी मशीनिंग ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे वो विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स करने वाले हैं, ठीक है। तो किस टाइप की एनर्जी इन्वॉल्व होगी? केमिकल एनर्जी इन्वॉल्व होगी। किस टाइप से मटेरियल रिमूव होगा वर्क पीस से? वो एचिंग के फॉर्म में रिमूव होगा, या बोलिए कोरोजन के फॉर्म में मटेरियल रिमूव होता है वर्क पीस से, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपके केमिकल मशीनिंग प्रोसेस से रिलेटेड। अब हम लोग बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की। फ्रेंड्स, इसका एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे पहला एप्लीकेशन है इसका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, ठीक है। जो भी हमारे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं उसको हम लोग केमिकल मशीनिंग प्रोसेस से बनाते हैं। इस चीज़ को अच्छे से 3 से 4 स्टार मार्क कर लो, ये वर्ड ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिमिलरली फ्रेंड्स, जो हमारे एयरक्राफ्ट के विंग पैनल होते हैं वहाँ पे सिलेक्टिव एचिंग करने के लिए भी हम लोग इस केमिकल मशीनिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। अब आप पूछ रहे होंगे कि सिलेक्टिव एचिंग का मतलब क्या हुआ? मतलब ये है फ्रेंड्स कि हम लोग एयरक्राफ्ट के अंदर चाहते हैं कि हमारा एयरक्राफ्ट का वेट काफ़ी लो रहे और स्ट्रेंथ जो हमें चाहिए उस कंपोनेंट के अंदर वो बनी रहे। तो इसके लिए हम लोग सेलेक्टिव एचिंग करते हैं, सेलेक्टेड एरिया का मटेरियल रिमूव करते हैं सो दैट स्ट्रेंथ तो बनी रहे और जो वेट हमको हाई नहीं चाहिए होता है, या बोलिए वेट हमको लाइट चाहिए होता है, उसको हम लोग ऑब्टेन कर सकें। तो कुछ पर्टिकुलर एरिया से हम लोग मटेरियल को रिमूव कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल मशीनिंग मेथड, ठीक है। अब देखिए सबसे नीचे में आ जाओ, मैंने लिखा है मेटल और एचेंट, ठीक है। तो एल्युमिनियम अगर हमारे पास वर्क पीस है तो वहाँ पे एचिंग एलिमेंट के तौर पे यूज करते हैं फेरस क्लोराइड FeCl3।
सिमिलरली ब्रॉन्ज है अगर आपके पास तो वहाँ पे हम लोग क्रोमिक एसिड एज एन एजेंट यूज करते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हमारा वर्क पीस टूल स्टील का है तो वहाँ पे एज एन एजेंट यूज करते हैं नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है। तो एजेंट क्या चीज़ है? एजेंट वो केमिकल है जो वर्क पीस से मटेरियल को रिमूव करता है, ठीक है। अब हम लोग इसके वर्किंग की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग उस वर्क पीस को क्लीन करेंगे जिस पर हमें मशीनिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। उसके बाद हम लोग प्रिपेयर करेंगे मास्क। मास्क वो पर्टिकुलर शेप होगा जो हमें वर्क पीस पे मशीनिंग के तौर पे चाहिए, ठीक है। होता क्या है कि जो वर्क पीस है उस पे डिजायर्ड शेप मशीनिंग ऑपरेशन से हमें चाहिए था, सेम शेप को हम लोग बनाएंगे एक मास्क पे और उस मास्क को ला करके अटैच कर देंगे अपने वर्क पीस पे। फिर जैसे ही हम लोग वर्क पीस पे मास्क को अटैच करेंगे उसके बाद हम लोग केमिकल को अप्लाई करेंगे या बोलिए केमिकल के सॉल्यूशन में अपना जो ये ऑब्जेक्ट है उसको डिप करेंगे सो दैट जितना भी मटेरियल है वो रिमूव हो सके और हमको डिजायर्ड वर्क पीस मिल सके। फ्रेंड्स एचिंग रेट का एक फॉर्मूला भी होता है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बेसिक चीज़ है डेप्थ ऑफ कट डिवाइडेड बाय टाइम। बेसिकली क्या है? लेंथ अपॉन टाइम है। वही रेट जो हम लोग वेलोसिटी के फॉर्म में जानते हैं सेम चीज़ यहाँ पे भी है। डेप्थ ऑफ कट जो हमारा केमिकल्स वर्क पीस से मटेरियल को रिमूव करेगा डिवाइडेड बाय इमर्सन टाइम, जितने टाइम के लिए हमने वर्क पीस को इस एचिंग सोल्यूशन के अंदर डिप किया हुआ है, ठीक है। जितने टाइम के लिए हमने इस केमिकल सोल्यूशन के अंदर अपने वर्क पीस को डिप किया है वो टाइम और कितना मटेरियल उसने रिमूव किया है वो चीज़, तो इससे हमको मिल जाएगा रेट ऑफ एचिंग। क्या होता है? डेप्थ ऑफ कट डिवाइडेड बाय इमर्सन ऑफ टाइम, ठीक है। सब फिर ये सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद एट द एंड हम लोग डीमास्किंग करेंगे। डीमास्किंग विद द हेल्प ऑफ टूल, जो भी हमने मास्क लगाया था उसको अब हम लोग हटाएंगे और फाइनली हम लोग को डिजायर्ड जो शेप चाहिए रहती है वर्क पीस के अंदर वो हमें मिल जाएगी। फ्रेंड्स मैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस को आपको बहुत डिटेल में बता दिया हूँ, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोसेस से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है। इसी पे क्वेश्चन बार बार आता रहता है, ठीक है। हालांकि मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ उतना आप कवर कर लो, एग्जाम ओरिएंटेड वो मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए यहाँ हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड पे बात करने वाले हैं डिफ़िकल्टी की या बोलिए डिसएडवांटेज की या बोलिए लिमिटेशंस की। जो भी हमारे केमिकल एनर्जी मेथड्स हैं उनकी क्या लिमिटेशन है उसको जान लेते हैं। सबसे पहला केमिकल मशीनिंग मेथड से डिफ़िकल्टी होता है अगर हमको कोई शार्प कॉर्नर चाहिए होगा किसी वर्क पीस के अंदर, अगर हमें शार्प कॉर्नर बनाना है तो वहाँ पे हमको प्रॉब्लम आने वाली है। दूसरा क्या है? डिफ़िकल्ट टू मशीन थिक मटेरियल केमिकली, अगर आपको बहुत ज़्यादा थिकनेस तक मटेरियल को रिमूव करना है तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। सिमिलरली तीसरा पॉइंट है स्क्राइबिंग एक्यूरेसी इज वेरी लिमिटेड कॉजेस लेस डायमेंशन एक्यूरेसी। तो यहाँ पे जो एक्यूरेसी है उसकी भी बहुत प्रॉब्लम रहती है। अगर आपको डायमेंशनल एक्यूरेसी अच्छी चाहिए तो ये प्रोसेस इतना एफिशिएंट नहीं है। सिमिलरली चौथे पॉइंट में है एजेंट्स आर वेरी डेंजरस फॉर वर्कर। हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो भी एसिड्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं, वही चीज़ लिखा हुआ है। पांचवा पॉइंट है एजेंट डिस्पोजल आर वेरी एक्सपेंसिव। तो फ्रेंड्स हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो भी हमारे ये केमिकल्स हैं इनको डिस्पोज करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव वर्क है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई लिमिटेशंस की। अब हम लोग बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस के एडवांटेज की। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में जो हमारे विंग पैनल है वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। और क्यों यूज किया जाता है? सो दैट हमको वेट रिडक्शन मिल सके फॉर द सेम स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा है नो इफेक्ट ऑन वर्क पीस मटेरियल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। वर्क पीस के मटेरियल प्रॉपर्टीज़ पे कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है क्योंकि केमिकल सिर्फ मटेरियल को रिमूव करेगा और कोई भी यहाँ पे हीट ट्रीटमेंट जैसा प्रोसेस नहीं हो रहा है जिसके कारण कोई भी मटेरियल प्रॉपर्टीज़ में चेंज नहीं आता है। तीसरे पॉइंट पे आ जाओ, मैंने लिखा है साइमल्टेनियसली मटेरियल रिमूवल ऑपरेशन। मटेरियल रिमूवल प्रोसेस साइमल्टेनियसली हैपन होता है जैसे ही हम लोग एजेंट्स को अप्लाई करते हैं। चौथा पॉइंट है नो बर फॉर्मेशन। यहाँ पे किसी भी टाइप का डिसकंटिन्यूटी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वही चीज़ लिखा नो बर फॉर्मेशन। पांचवें पॉइंट पे आ जाइए कि नो स्ट्रेस इंट्रोडक्शन टू वर्क पीस। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग ने पढ़ा था कि जो हमारे लेज़र बीम मशीनिंग थी वहाँ पे थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे थे, तो यहाँ पे इतना हाई टेम्परेचर जनरेट नहीं हो पाता है वर्क पीस पे और इसी कारण से वर्क पीस पे किसी भी टाइप का स्ट्रेस डेवलप नहीं होता है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा केमिकल एनर्जी मेथड्स कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।
तो फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर जितनी भी चीज़ें लिखी हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर्टिकुलर स्लाइड को आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर लो, साथ ही साथ अपने शॉर्ट नोट्स में भी इसको ऐड कर लो। इससे आपके बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहला ईडीएम। ईडीएम प्रोसेस किस लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है? ईडीएम प्रोसेस के अंदर जो हमको स्पेसिफिक पावर कंजप्शन रहता है, मशीनिंग प्रोसेस के अंदर जो भी स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन होता है वो लोवेस्ट मिलता है। ठीक है, तो ईडीएम में मिडिल में आ रहा है डी। डी से आपको क्या सोचना है? डी से आपको ये सोचना है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ हो रही होगी। वो डिफरेंट चीज़ क्या है? यहाँ पे स्पेसिफिक पावर कंजम्पशन लोवेस्ट रहता है। ठीक है, ईसीएम की बात की जाए तो ईसीएम के अंदर जो कैपेबिलिटी होती है वो हाईएस्ट मटेरियल रिमूवल रेट की होती है, यानी कि ईसीएम प्रोसेस में हमको हाईएस्ट मटेरियल रिमूवल रेट मिलता है। ठीक है, और ईसीएम प्रोसेस का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जो भी हमारे टरबाइन ब्लेड्स होते हैं उनकी कंटूरिंग में, जो भी हमारे टरबाइन ब्लेड्स की प्रोफाइल होती है उस प्रोफाइल को बनाने के लिए हम लोग ईसीएम का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, ईसीएम और ईडीएम और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग प्रोसेस, यही 3 प्रोसेस हमारे बच रहे हैं। इनको हम लोग सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग आते हैं तीसरे पॉइंट पे, लेज़र बीम मशीनिंग एंड इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग पे। तो जैसा कि हम लोग ने पढ़ा कि ईसीएम प्रोसेस के अंदर हमको हाईएस्ट मटेरियल रिमूवल रेट मिलता है। सिमिलरली लेज़र बीम मशीनिंग प्रोसेस के अंदर हमको लोवेस्ट मटेरियल रिमूवल रेट मिलता है। ठीक है, लेज़र बीम में लोवेस्ट, ईसीएम में हाईएस्ट। और अगर मैं आपसे पूछूं कि लेज़र बीम से जस्ट ऊपर, जस्ट अबव कौन ऐसा प्रोसेस है जिसमें मटेरियल रिमूवल रेट लेज़र बीम से जस्ट हाई मिलता है, तो वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग। ठीक है, लोवेस्ट मिलेगा लेज़र बीम में, लेज़र बीम से जस्ट ऊपर रहता है आपका इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग। और दोनों के दोनों प्रोसेस, लेज़र बीम, इलेक्ट्रॉन बीम, ये लोग माइक्रो ड्रिलिंग या माइक्रो वेल्डिंग में यूज होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। जो भी आपकी माइक्रो कटिंग ऑपरेशन होंगे, चाहे वो सीट कटिंग हो, चाहे वो वेल्डिंग हो, चाहे वो ड्रिलिंग हो, जहाँ भी माइक्रो वर्ड दिख जाए वहाँ पे आपको आंसर टिक करना है लेज़र बीम और इलेक्ट्रॉन बीम। सिमिलरली जैसे मैंने आपको बताया था कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का यूज कहाँ करोगे? जहाँ पे भी आपको ग्लास, सिरेमिक इस टाइप के वर्ड दिख जाए तो आपको सिर्फ एक नाम याद आना चाहिए, वो है आपका अल्ट्रासोनिक। ठीक है, सिमिलरली मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग और एब्रेसिव जेट मशीनिंग के अंदर हाईएस्ट टूल वियर देखने को मिलता है। इस चीज़ को भी आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब आ जाओ आप लोग चौथे पॉइंट पे, सीएचएम यानी कि केमिकल मेथड्स। तो केमिकल एनर्जी मेथड्स या बोलिए केमिकल मशीनिंग मेथड्स, तो यहाँ पे हम लोग पीसीबी, जो भी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स होते हैं, इसको बनाते हैं। ठीक है, तो सीएचएम मेथड्स यूजफुल होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीसीबी और जितने भी सैलो कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, सैलो कंपोनेंट्स को बनाने के लिए भी हम लोग सीएचएम प्रोसेस का यूज करते हैं। फ्रेंड्स अब आप लोग आ जाओ पीएएम में, यानी कि प्लाज्मा आर्क मशीनिंग में। तो प्लाज्मा आर्क मशीनिंग के लिए आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्लीन और रैपिड कट मिलता है और प्रोफाइल ऑलमोस्ट 20 सेंटीमीटर थिकनेस के अंदर हमें आराम से मिल सकती है जो भी हमें चाहिए। ठीक है, जो भी मशीनिंग ऑपरेशन हम लोग प्रोफाइल कटिंग का करना चाहते हैं 20 सेंटीमीटर थिकनेस तक का वर्क पीस में, वो हम लोग प्लाज्मा आर्क मशीनिंग से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप लोग याद रखिएगा। सिमिलरली फ्रेंड्स अब आप लोग लास्ट पॉइंट पे आ जाओ, यूएसएम एंड एजीएम, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग एंड एब्रेसिव जेट मशीनिंग की। तो यहाँ पे टूल वेयर हाईएस्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। और ये जो प्रोसेस हैं ये आपकी मेटल, नॉन मेटल दोनों पे परफॉर्म हो सकती हैं और प्रिफर की जाती हैं नॉन मेटल्स पे। ठीक है, और मटेरियल रिमूवल रेट भी यहाँ पे लो मिलता है, लेकिन लोवेस्ट नहीं मिलता, लोवेस्ट मिलता है आपका लेजर बीम मशीनिंग में। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्लाइड में जितने भी पॉइंट लिखे हैं सब आपको याद होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और हर एक एग्ज़ाम में ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं लिमिटेशंस की। तो जितने भी एनटीएमएम प्रोसेस हैं उनको अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो कुछ लिमिटेशंस निकल के आती हैं। सबसे पहली लोवेस्ट मटेरियल रिमूवल रेट, जितने भी एनटीएमएम प्रोसेस हैं वहाँ पे मटेरियल रिमूवल रेट हमको लो देखने को मिलता है। फिर स्किल लेबर की रिक्वायरमेंट रहती है। फिर एक्सपेंसिव सेटअप होता है, जितना भी हम सेटअप लगाएंगे वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। तो ये बेसिकली मैंने 2 पॉइंट्स में लिखा है, लेकिन ये टोटल 3 लिमिटेशंस हैं। हर एक एनटीएमएम प्रोसेस के अंदर ये लिमिटेशंस हम लोग बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ, लेकिन उसमें जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारा सिर्फ 3 ऐसे एनटीएमएम प्रोसेस बच रहे हैं जो हम लोग ने फिनिश नहीं किए हैं। उसके अलावा एनटीएमएम का सारा कोर्स हमारा इस पर्टिकुलर स्लाइड में फिनिश हो रहा है।
कौन कौन से बच रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग यानी ईसीएम, फिर ईडीएम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, सिमिलरली इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग ईसीजी। यही 3 प्रोसेस हमारे बच रहे हैं, बाकी सारे हम लोग ने फिनिश कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है गेट में आया हुआ, इन इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग प्रोसेस वैक्यूम इज एन एसेंशियल प्रोसेस पैरामीटर। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, चाहे वेल्डिंग हो चाहे मशीनिंग ऑपरेशन हो, जहां आपको इलेक्ट्रॉन बीम दिखे वहां आप लोग सोच लेना कि वैक्यूम होना कंपलसरी है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया आपका सही। रीजन में आ जाओ। रीजन बोलता है वैक्यूम प्रोवाइड्स अ हाईली एफिशिएंट सील्ड ऑन वेल्ड जोन। ये भी बिल्कुल सही है कि जो हमारा वैक्यूम है वो सील्डिंग का काम भी करता है, लेकिन फ्रेंड सील्डिंग इसका सेकेंडरी पर्पस है। प्राइमरी पर्पस क्या है? प्राइमरी पर्पस है जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनको वर्क पीस की तरफ फोकस करना। ठीक है, तो इसीलिए दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन असर्शन इसका करेक्ट रीजन नहीं है। तो इसलिए जो हमारा स्टेटमेंट रहते हैं वो बी वाला सही होगा। बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट असर्शन इज नॉट करेक्ट रीजन। ठीक है, अब आप लोग नीचे वाले क्वेश्चन में आ जाओ, जिसमें मटेरियल रिमूवल रेट के हिसाब से सारे प्रोसेस को अरेंज करना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो हमें मालूम है लोवेस्ट रहता है लेज़र बीम का और हाईएस्ट रहता है ईसीएम प्रोसेस का। तो आप लोग देख लो, सिर्फ आपका डी पार्ट में ऐसा आंसर दिया हुआ है, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा डी पार्ट। फ्रेंड्स, जो लोग भी एस एकेडमी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वहाँ पे आंसर गलत गिवन है। ठीक है, वहाँ पे हाईएस्ट जो मटेरियल रिमूवल रेट है वो ईडीएम प्रोसेस का उन्होंने कर दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो आप लोग इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, और फ्रेंड्स ऐसे ही डाउटफुल क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए ही मैंने आप लोग के लिए क्वेश्चन डिस्कशन ग्रुप बनाया हुआ है टेलीग्राम पे। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया ज्वाइन कर लो, और वहाँ पे जो भी आपके डाउटफुल क्वेश्चन है वहाँ पूछ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की जो गेट में आया हुआ है। सेम क्वेश्चन है जो कि पिछला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। ठीक है, वो 1993 में था, ये 2006 में आया हुआ है। आप लोग बताओ इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी पार्ट। ठीक है, लेज़र बीम में मिनिमम मिलेगी और हाईएस्ट रहती है ईसीएम प्रोसेस की, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा डी पार्ट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप लोग देखते ही आंसर टिक कर दोगे। यहाँ पे वैक्यूम वर्ड दिखा, वैक्यूम जहाँ भी दिखे आपको क्या आंसर मानना है? आपको आंसर मानना है ईबीएम यानी इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग। तो इसलिए सही आंसर है ए पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, और आप लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में देखो कौन सी प्रोसेस दी है, ईडीएम, ईसीएम और एजेएम। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में सारे प्रोसेस देखो, लेकिन लास्ट में जो एचिंग लिखा है उसको ध्यान दो। एचिंग हमने किस में पढ़ा है? केमिकल मशीनिंग मेथड में, यानी सीएचएम मेथड में। तो यहाँ कहीं लेफ्ट हैंड साइड में आपको सीएचएम मेथड दिख रहा है? नहीं। तो आप देखो चारों पार्ट में सब में 4 जो ऑप्शन है वो गिवन है, तो जिसमें 4 नहीं गिवन है वही इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए पार्ट इसका सही आंसर है। फ्रेंड्स, हमने ईडीएम ईसीएम अभी नहीं पढ़ा है, आने वाले वीडियोस में हम इसको बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इस वीडियो में सिर्फ इसलिए रखा है सो दैट आप लोग फील कर सको कि एग्ज़ाम हॉल में भी हमारे साथ ऐसा होता है, जब हम लोग बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हैं या नहीं पढ़ के जा पाते हैं, फिर भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ चीज़ों की नॉलेज है तो वहाँ से भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अपने आप में हमेशा कॉन्फिडेंस बना के रखना है, आप ही हैं जो एग्ज़ाम को क्रैक करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स, मैंने जो लेफ्ट हैंड साइड में गेट PI05 का जो क्वेश्चन दिया है उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो उसमें भी आपको अगर बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है तब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको पता है इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, यानी बी का आपको वैक्यूम लगाना है, बी का हो गया 4। आप देखो किस में दिया है, सिर्फ ए पार्ट में आंसर दिया है, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट। सेम चीज़, आपको सारी चीज़ की नॉलेज होना जरूरी नहीं है, अगर आपको कुछ चीज़ें भी पता है तो वहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आप लोग राइट हैंड साइड में जो क्वेश्चन दिया उसको देखो, इसमें आपको रूबी रॉड के बारे में पता है कि जहां रूबी रॉड आपको दिखेगा आपका आंसर होना चाहिए लेज़र बीम मशीनिंग, तो बी का हो गया 4। सिमिलरली आप लोग लिस्ट 1 में एब्रेसिव स्लरी को देखो, यानी कि डी जो है उसमें लिखा है एब्रेसिव स्लरी। अब लिस्ट 2 में इसको मैचअप कराओ, तो आपको पता है कि यूएसएम यानी अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस में हम लोग एब्रेसिव स्लरी का यूज करते हैं, तो डी का हो गया 3 और बी का हो गया आपका 4। तो आप देख लो, बी का 4 और डी का 3, सी पार्ट इसका सही आंसर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग ने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब आप लोग एग्जाम में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करो, और जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है वो टेलीग्राम क्वेश्चन डिस्कशन ग्रुप में डिस्कस कर लो।
और उसके बाद भी अगर क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं हो पा रहे होंगे तो हम लोग उसको LTQ सीरीज में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में ऑलरेडी बहुत टेंशन है, हम लोग दूर करेंगे मुस्कुरा के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।